वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मानव में चलन एवं गति के बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th में जो हमारा NCERT के अनुसार सिलेबस है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके सिलेबस में भी है, और क्लास 12th में RBSE के सिलेबस के अनुसार भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से यह क्लास दोनों विद्यार्थियों के लिए क्लास 11 और 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले गति और लोकोमोशंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि गति होती है वो किस प्रकार से होती है, मानव में गति किस प्रकार से होती है और गति के लिए कौन कौन सी पेशियाँ होती हैं, तो इस बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें कि जो गति और चलन में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों शब्द एक ही है या कुछ इसमें डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिए, गति एवं चलन में आपको ध्यान रखना है, चलन या लोकोमोशंस का मतलब क्या हुआ, तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का आपको ध्यान रखना है कि हलचल होती है उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। जैसे कि हाथ में जो है वो हलचल हो रही है तो ये क्या है, एक प्रकार से गति है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली जो गति है वह एक प्रकार की गति है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है पादपों के अंदर भी पत्तियों का गिरना या फिर आपको ध्यान रखना है विभिन्न प्रकार की गतियाँ देखी जाती हैं। तो गति का मतलब क्या हुआ, तो आपको किसी भी प्रकार का मूवमेंट्स होता है हमारे अंदर, पाचन की क्रियाविधि, परिसंचरण की क्रियाविधि, इन सभी क्रियाविधियों में, रक्त परिसंचरण, इन सभी में मूवमेंट्स होते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, मूवमेंट्स या गति का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रकार की जो परिवर्तन हलचल होता है उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। जबकि लोकोमोशंस का मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। एक स्थान से हम कहाँ तक जाते हैं, दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशंस कहते हैं। तो ये दोनों जो टर्म्स है वो हमें ध्यान रखना है। तो सभी प्रकार की जो गतियां हैं वह आपको ध्यान रखना, चलन लोकोमोशंस नहीं होती है, परंतु जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो सभी क्या है, गतियां होती हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एक अच्छा सवाल बन सकता है कि सभी गतियां होती हैं, सभी मूवमेंट्स होते हैं वो लोकोमोशंस होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। जबकि सभी लोकोमोशंस होंगे वे मूवमेंट्स होते हैं। तो ये डिफरेंस हमें अच्छे से ध्यान रखना है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो गति होगी, तो इसे लोकोमोशंस कहेंगे। जबकि इस प्रकार की जो किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट्स हो रहा है, कोई भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है जिसमें जो हलचल हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, गति कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, गति एवं चलन के बारे में। अब ध्यान दीजिए कि जीवों के अंदर गति किस प्रकार से होती हैं। तो आप देखेंगे कि जीव होते हैं उनमें गति के विभिन्न प्रकार होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। ये गतियाँ होती हैं उसमें आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है कशाभिका के द्वारा गति हो सकती है, या आपको ध्यान रखना है पक्षमाभिका के द्वारा, या अमीबीय या पेशीय गति हो सकती है। जो निम्न वर्ग के जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर कौन सी गति पाई जाती है, कशाभीय गति उपस्थित होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में युग्लिना होता है, उनके अंदर कौन सी गति देखी जाती है, कशाभिका के माध्यम से गति देखी जाती है, फ्लैजेला के माध्यम से गति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त आपको ट्राइकोमोनास के अंदर कौन सी गति देखी जाती है, कशाभीय गति। इस प्रकार की जो कशाभ के माध्यम से होती है उसे हम कशाभीय गति कहेंगे। और युग्लिना, ट्राइकोमोनास और लेशमेनिया डोनोवनी जिससे काला अजार रोग होता है, हमने पढ़ा था, तो ये लेशमेनिया, उसके अंदर भी कौन सी गति होगी, कशाभीय गति होती है। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से योनि श्वेत प्रदव्य रोग होता है, तो ये ट्राइकोमोनास होता है, इसमें भी कौन सी गति होगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें गति होती है कशाभीय गति। इसके अतिरिक्त एक और आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, मानव में जो शुक्राणु बनते हैं उन शुक्राणुओं के अंदर भी किस प्रकार की गति होती है। तो मानव के अंदर बनने वाले जो शुक्राणु होंगे वे उनमें कशाभिका उपस्थित होती है और कशाभिका के माध्यम से गमन करते हैं। तो मानव शुक्राणु हैं उनमें कौन सी गति देखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कौन सी गति होगी, कशाभीय गति होती है। दूसरी ध्यान दीजिए, पक्षमाभीय गति या सीलिएट्स मूवमेंट्स होता है। इस प्रकार की गति जो पक्षमा या सीलिया के माध्यम से होती है उस गति को हम क्या कहेंगे, सीलिएट्स या पक्षमाभीय गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको ध्यान रखना है पैरामीशियम में ऐसा देखा जाता है, और उदाहरण आप ध्यान से ओपेलिना, इनमें देखा जाते हैं। इसके अतिरिक्त जंतु शरीर के अंदर या मानव में आपको ध्यान रखना है ये तीन मुख्य संरचनाएं। एक तो आपको ध्यान रखना है शुक्रवाहिनी के अंदर की जो उपकला होती हैं वह सीलिएट उपकला होती है, पक्षमाभीय उपकला होती है जिस पर पक्षमा उपस्थित होती है, जिसके माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं
वे आगे की ओर बढ़ते हैं, गमन करते हैं, तो शुक्रवाहिनी में इस प्रकार का देखा जाता है। इसी प्रकार से अंडवाहिनी होगी, उनके अंदर भी पक्षमाभीय उपकला उपस्थित होती हैं और पक्षमाभीय उपकला होती हैं जिनके माध्यम से जो अंड होते हैं वे आगे की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार से अंडवाहिनी के अंदर जो शुक्राणु गति करते हैं और अंड गति करते हैं, वो शुक्राणु किसके माध्यम से गति करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है शुक्राणु होते हैं वो अंडवाहिनी में पक्षमाभ के माध्यम से गति करते हैं। तो ये दोनों उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी। इसके अतिरिक्त ट्रेकिया या श्वास नली होती है, उनके अंदर भी पक्षमाभीय उपकला होती है जिसके माध्यम से ये हमें ध्यान रखना है वायु गमन करती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है ट्रेकिया हो गया, अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी, जिनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, पक्षमाभ उपस्थित होते हैं। तो ये गति कौन सी हो जाएगी, पक्षमाभीय गति देखी जाती है। अगला नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है अमीबीय गति, या जिसे हम कुटपादीय गति भी कह सकते हैं। और इसके उदाहरण हमें ध्यान रखते हैं, वो क्या ध्यान रखते हैं, अमीबा और एंट अमीबा। इनके अंदर हम देखेंगे तो आपको ध्यान रखना जीव द्रव्य बाहर की ओर उभार के रूप में बन करके और एक्टोप्लाज्म होता है बाहर की ओर एक कूटपाद या सूडोपोडिया का निर्माण करता है, और कूटपाद या सूडोपोडिया होता है जिसके माध्यम से गति करता है। अमीबा के अंदर इस प्रकार की आप संरचना देखेंगे तो उसमें क्या बनते हैं, कूटपाद बनते हैं, और जो जीव द्रव्य के बाहर की ओर निकलने के फलस्वरूप और कूटपाद के माध्यम से गति करते हैं, तो इस गति को हम क्या कहेंगे, कूटपादीय गति कहते हैं। और इस प्रकार की गति को हम अमीबीय गति भी कहते हैं। तो कूटपाद या सूडोपोडिया के माध्यम से होने वाली गति को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, उसे हम अमीबीय गति कहते हैं। और अमीबीय गति किस में देखी जाती है, अमीबा में, एंट अमीबा में इस प्रकार की गति देखी जाती है। यानी जो राइजोपोडा के सदस्य होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की गति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, मानव के अंदर WBC होती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, इनके अंदर गति होती है, वह कौन सी गति होती है, अमीबीय गति देखी जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, मानव के अंदर WBC जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स इत्यादि के अंदर कौन सी गति देखी जाती है, तो इनके अंदर अमीबीय गति देखी जाती है। फिर उसके बाद में मैक्रोफेजेज, या जिसे हम व्रत भक्षकाणु कहते हैं, इन व्रत भक्षकाणु होगी, इनकी पूरे शरीर में लसिका या उत्तक द्रव के अंदर गति होती है, वह किस प्रकार की गति होती है, तो आप ध्यान दीजिए, इनके अंदर गति होती है वह अमीबीय गति होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है अमीबीय गति के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उसमें आप मानव WBC, मैक्रोफेजेज या व्रत भक्षकाणु के अंदर इस प्रकार की गति देखी जाती हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए चौथे प्रकार की गति पेशीय गति, यह आपको जानते हैं उच्च वर्ग के जीवों में देखी जाती है। उच्च वर्ग के जीवों में जो पेशियों के द्वारा होने वाली गति होती है उसे पेशीय गति कहते हैं। उच्च वर्ग के जीवों में होने वाले पेशियों के द्वारा होती है गति, उसे हम पेशीय गति कहते हैं। जीवों में होने वाली गति होगी उसे हम पेशीय गति कहते हैं। और ये पेशीय गति होती है वो जीवों के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, वो किसके माध्यम से करेंगे, पेशीय गति के माध्यम से। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए पेशीय गति का होना अति आवश्यक है, जैसे कि पाचन है, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र, जनन इत्यादि सभी क्रियाएं होगी, उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन के लिए पेशियों में संकुचन होना, शीतलन होना जरूरी है, पेशियों में गति होना जरूरी है। तो इस प्रकार की गति होती है वो जीवों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक गति होगी जो कि शरीर के आंतरिक अंगों से संबंधित होती है, जो कि मुख्य रूप से चिकनी पेशियों के माध्यम से संपन्न होती हैं, जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोकोमोशंस करते हैं वह किसके माध्यम से संपन्न होती है, कंकालीय पेशियों के माध्यम से संपन्न होती है। तो चिकनी पेशियां और कंकाली पेशियां होती है वो मुख्य रूप से क्या करती है, गति में सहायक होती है। तीसरे प्रकार की जो विशेष रूप से हृदय में उपस्थित होती है जिन्हें हम हृदय पेशियां कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की पेशियां होती है जिसके द्वारा होने वाली गति को हम क्या कहेंगे, पेशीय गति कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, पेशियों के बारे में या मायोफाइब्रिल्स के बारे में। ध्यान दीजिए, पेशियों का अध्ययन करना या पेशीय ऊतक का अध्ययन करना, यानी पेशीय जो गति होगी वो किसके माध्यम से, पेशीय ऊतकों के माध्यम से होगी। और पेशियों का अध्ययन करना या मसल्स का अध्ययन करना, पेशियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वह शाखा जिसमें पेशियों का अध्ययन किया जाता है उसे मायोलॉजी कहा जाता है। तो उसे हम किस नाम से जाना जाता है, मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, या इसे एक और नाम देते हैं हम सार्कोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसे मायोलॉजी या हम क्या कहेंगे, सार्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, पेशियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहलाता है। और आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है पेशियां होती हैं उनकी व्युत्पत्ति किससे होती हैं, तो आप ध्यान दीजिए पेशियों की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति होती है वह भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेशियों की उत्पत्ति किससे होगी, भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। तो इस प्रकार से पेशियों की उत्पत्ति होगी वह किस
भ्रूणीय जनन स्तर से होती हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, भ्रूणीय मेसोडर्म से पेशियों की उत्पत्ति होती है। परंतु आपको ध्यान रखना है कुछ अपवाद भी है जो हमें अच्छे से ध्यान रखने, अपवाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से अपवाद है जिन पेशियों की उत्पत्ति मनुष्य के अंदर इन मेसोडर्म से नहीं होती हैं, मेसोडर्म के अलावा एक्टोडर्म से होती हैं। तो उसमें आप ध्यान दीजिए सीलियरी पेशियाँ, सीलियरी पेशियाँ हमारे नेत्र में उपस्थित होती है, जिसके कारण से नेत्रों के में रंग प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो सीलियरी पेशियाँ होती हैं, वे सीलियरी पेशियाँ होगी वो किस प्रकार की होती है, एक्टोडर्मल होती हैं। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए सीलियरी पेशियों के बाद में वो आप ध्यान दीजिए सीलिया के द्वारा बनी सीलियरी पेशियाँ होगी। इसी प्रकार से पक्षमा-भी पेशियाँ होती हैं, ये भी इस प्रकार की होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आइरिस की पेशियाँ होती हैं नेत्रों में, वो भी इस प्रकार की होती हैं, आइरिस पेशियाँ। तो सीलियरी पेशियाँ, आइरिस पेशियाँ, संवेदी पेशियाँ, संवेदी ग्रंथि की जो पेशियाँ होती हैं, संवेदी ग्रंथि पेशियाँ। इसी प्रकार से और आप ध्यान दीजिए तो हमारे जो बाल होते हैं उन बालों के जो जड़ भाग होता है उसमें पेशियाँ जुड़ी हुई रहती हैं और उन पेशियों को एरेक्टर पिलाई पेशियाँ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, एरेक्टर पिलाई पेशियाँ कहते हैं। एरेक्टर पिलाई पेशियाँ इस प्रकार की पेशियाँ हैं जिनकी उत्पत्ति होती है वह मेसोडर्म से न होकर के और किससे होती है, एक्टोडर्म से होती हैं। तो इस प्रकार की पेशियाँ कौन कौन सी होती है जिनकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती हैं, यानी एक्टोडर्म से होती हैं। तो उसमें आपको उदाहरण ध्यान रखना है, सीलियरी काय की पेशियाँ, आइरिस की पेशियाँ, संवेद ग्रंथियों की पेशियाँ। जो संवेद ग्रंथि की पेशियाँ होती हैं वे संवेद या पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं उनकी पेशियाँ होती है। इरेक्टर पिलाई पेशियाँ जिनके माध्यम से बालों में गति होती हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है, इनकी उत्पत्ति होती है वह किस प्रकार की होती हैं, की पेशियाँ एक्टोडर्म से बनती हैं। संवेद ग्रंथियों की पेशियाँ होती हैं उनकी एक्टोडर्म से उत्पत्ति होती है। बाकी सभी पेशियाँ होती हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, मेसोडर्म से होती हैं। ये पेशियाँ होती हैं, इन पेशियों का मनुष्य के शरीर में बहुत अधिक महत्व होता है। इन पेशियों के माध्यम से ही शरीर की विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं जैसे कि पाचन है, पाचन में हम भोजन को निगलते हैं, भोजन को अंदर की ओर ग्रहण करते हैं, या आमाशय तक भोजन का पहुंचता है कर्मांकुंचन गति के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आपको जानते हैं किसके द्वारा संभव होती हैं, पेशियों के द्वारा ही संभव होती हैं। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए भोजन के पाचन की क्रियाविधि पूर्ण होती है, वह भी किसके माध्यम से होगी, पेशियों के माध्यम से। फिर उत्सर्जन की क्रियाविधि होती है, उसमें भी आप ध्यान दीजिए दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, ये सारी पेशियों से बनी होती है और इनमें गमन होता है, गति होती है, मूत्र के उत्सर्जन की क्रियाविधि होती है, वो सारी किसके माध्यम से होती हैं, पेशियों के माध्यम से होती हैं। इसी प्रकार से रुधिर होता है, वह शरीर के विभिन्न भागों में जो परिसंचरण होता है रुधिर का, वह भी किसके माध्यम से होता है। तो रुधिर का परिसंचरण होगा वह भी पेशियों के माध्यम से होता है, और ये पेशियाँ होती है ये भी आपको ध्यान रखना है पेशी उत्तक का भाग होती हैं। तो इस प्रकार से रुधिर वाहिनियाँ या शरीर के विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं, उन सभी से संबंधित जो उत्तक होंगे उसे हम पेशी उत्तक कहते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए मनुष्य के अंदर जो पेशी उत्तक होता है उनमें कुल पेशियों की संख्या होती है वह 639 होती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मनुष्य में कुल मसल्स की संख्या होती है, कुल पेशियों की संख्या होती है वो कितनी होती हैं, 639 होती है। आपको यही ध्यान रखना आंकड़ा, कुछ जगह अलग आंकड़ा आपको मिल सकता है, 650 भी मिल सकता है, 780 भी मिल सकता है, पर आपको जो परफेक्ट आंकड़ा ध्यान रखना वो कौन सा ध्यान रखना है, 639 पेशियाँ होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 639 होती है। ये पेशी उत्तक होता है, ये संकुचनशील होता है और पेशी कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो संकुचनशील पेशी कोशिकाओं से निर्मित होता है और मनुष्य के अंदर पेशी उत्तकों की संख्या होती है, उसमें कुल पेशियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 639 होती है। ये हमें ध्यान रखना है। मनुष्य के अंदर जो पेशियाँ वापस होती हैं उन पेशियों को 3 भागों में बांटा गया है। आज की क्लास में हम तीनों पेशियों के बारे में बेसिक अध्ययन करेंगे। वैसे क्लास 11th में मैंने आपको तीनों पेशियों को अच्छे से पढ़ा चुका था, फिर भी उसका बेसिक रिवीजन आज करेंगे और उसके बाद में अगली क्लास से हम जो है वह रेखित पेशी का डिटेल्स अध्ययन करेंगे, इनकी डिटेल्स रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और यही पेशी होती हैं जो कि गति में मुख्य रूप से सहायक होती हैं, क्योंकि कंकालीय पेशियों से जुड़ी हुई होती है। बाकी वाली पेशियों के आवश्यक पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए रेखित पेशियाँ होती हैं। इन रेखित पेशियों को हम किस नाम से जानते हैं, रेखित पेशियों को हम कंकालीय पेशियाँ कहते हैं, क्योंकि रेखित पेशियाँ होती हैं। रेखित पेशियाँ आप ध्यान दीजिए, रेखित पेशियाँ होती हैं ये कंडराओं के माध्यम से, कंडराओं के द्वारा अस्थियों से जुड़ी होती हैं। कंडराओं के द्वारा किससे जुड़ी होती है,
अस्थियों से जुड़ी हुई रहती हैं, कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती हैं, अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अस्थियों यानी कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती हैं। कंडराओं के द्वारा किससे जुड़ी होती हैं? कंकाल तंत्र से जुड़ी रहती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो रेखित पेशियां होती है वे कंडराओं के माध्यम से किसके साथ जुड़ी होती हैं? अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं। इसके कारण से इन्हें हम कंकाली पेशियां कहते हैं। इस कारण से इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? कंकाली पेशियों के नाम से जाना जाता है। तो ये पेशियां होगी, ये पेशियां किसके माध्यम से? आप ध्यान दीजिए, कंडराओं के माध्यम से अस्थि और पेशियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इस कारण से इन्हें हम कंकाली पेशियां कहते हैं। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि ये पेशियां होती है, इस पर मनुष्य की इच्छा का नियंत्रण होता है। इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तो इन पेशीय ऊतकों पर, इन पेशीय ऊतकों के संकुचन पर, इन पेशीय ऊतकों के संकुचन पर, ऊतकों के संकुचन पर जीव की इच्छा का नियंत्रण होता है। संकुचन पर जीव की इच्छा का नियंत्रण होता है। संकुचन पर जीव की इच्छा का क्या होता है? नियंत्रण होता है। संकुचन पर जीव की इच्छा का नियंत्रण होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इन पेशियों के ऊतक होते हैं, इनमें संकुचन होता है, उस पर जीव की इच्छा का नियंत्रण होता है। इस कारण से इन पेशियों को हम किस नाम से जानते हैं? ऐच्छिक पेशियों के नाम से जाना जाता है। वे पेशियां जिन पर जीव की इच्छा का नियंत्रण होगा, इससे हम क्या कहेंगे? ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। तो इन पेशियों पर जीव की इच्छा का नियंत्रण होने से हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है ये पेशियां होती हैं, इनकी पेशी ऊतक होंगे, उसमें जो कोशिकाएं बनी होती है, पेशी कोशिकाएं, ये बेलनाकार आकृति की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? बेलनाकार होती हैं एवं संकुचनशील होती हैं। तो बेलनाकार एवं संकुचनशील कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जिसके बाहर की ओर सार्कोलेमा का आवरण उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इनके आप ध्यान दीजिए तो पूरी जो संरचना होती है, उस पूरी संरचना पर क्षैतिज पट उपस्थित होते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि इन पर आपको ध्यान रखना है बैंड्स, यहाँ रेखित पट्टियाँ उपस्थित होती हैं, रेखित क्षैतिज पट्टियाँ उपस्थित होती हैं। और क्षैतिज पट्टियाँ उपस्थित होने के कारण से इन्हें हम रेखीय पेशियाँ कहते हैं। तो इसमें क्या उपस्थित होती हैं? तो आप ध्यान दीजिए, इनके पेशी तंतुओं पर क्षैतिज पट्टियाँ उपस्थित होती हैं, और इन पट्टियों की उपस्थिति के कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं? रेखित पेशियां कहा जाता है। तो इन पेशियों पर आप ध्यान दीजिए तो क्या उपस्थित होते हैं? पट्टियाँ उपस्थित होती हैं क्षैतिज रूप से, और क्षैतिज रूप से पट्टियाँ उपस्थित होने के कारण से इसे हम क्या कहेंगे? इस प्रकार से इन पर क्षैतिज रूप से क्या उपस्थित होते हैं? पट्टियाँ उपस्थित होती हैं, और ये पट्टियाँ होती हैं, इस पर गहरे एवं हल्के बैंड उपस्थित होते हैं, जिन्हें ए बैंड और आई बैंड कहते हैं। जब मैं आपको इसकी आंतरिक संरचना पूरी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, तो हम डिटेल से देखेंगे कि ए बैंड किस प्रकार से होता है, आई बैंड किस प्रकार से होता है, गहरे बैंड कौन से होते हैं, हल्के बैंड कौन से होते हैं, इनमें सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोप्लाज्म क्या होता है, और आप ध्यान दीजिए सार्कोमियर क्या होता है। इन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, तीन बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। ये कंडराओं के माध्यम से कंकाल से जुड़ी, इसलिए कंकाली पेशियां कहते हैं। इनमें संकुचन पर जीव की इच्छा का नियंत्रण होता है, इस कारण से ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। और इन पर हल्के और गहरे रंग के क्षैतिज पट्टियां उपस्थित होती हैं, इसके कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान कहने रेखित या ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। और ये एक्टिन और मायोसिन तंतुओं से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखने पहले प्रकार की पेशियां, जिन्हें हम रेखित, ऐच्छिक या कंकाली पेशियां कहते हैं। तो ये पहले प्रकार की पेशियां हमें ध्यान रखनी है। अब हम सेकंड प्रकार की पेशियां ध्यान रखनी है। और सेकंड पेशियां कौन सी हैं? अनैच्छिक पेशियां या अकंकाली पेशियां या अरेखित पेशियां या चिकनी पेशियां जिसे हम कहते हैं। तो अनैच्छिक पेशियां यानी आपको ध्यान रखना है, इन पेशियों पर जीव की इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। हमारे अंदर आहार नाल में कर्मांकुंचन हो गया, श्वसन की क्रियाविधि होगी, इस प्रकार की क्रियाविधियों से संबंधित जो पेशियां होती हैं वह आंतरिक अंगों से, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती है। इन पेशियों पर इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, और इच्छा का नियंत्रण नहीं होने के कारण से हमें इससे क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान दीजिए, ये पेशियां होती है वह कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इस कारण से इसे हम अकंकाली पेशियां भी कहा जाता है, इनवॉलेंट्री पेशियां भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अकंकाली पेशियां भी इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, इन पेशियां होती हैं, इन पेशियों पर हल्के एवं गहरे रंग की अनुप्रस्थ या क्षैतिज पट्टियां होती हैं, उनका अभाव होता है, और इन पर पट्टियां नहीं उपस्थित होने के कारण से इन पेशियों को हम क्या कहते हैं? अरेखित पेशियां
या इन्हें हम चिकनी पेशियों के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम से सारे स्पष्ट आपको ध्यान रखने हैं कि इन पेशियों पर जीव की इच्छा का नियंत्रण नहीं होने के कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। ये पेशियां होती है वह कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इस कारण से इन्हें अकंकाली पेशियां कहते हैं। इन पेशियों पर हल्के या गहरे रंग के बैंड्स उपस्थित नहीं होते हैं, इन कारण से इसे हम अरेखित पेशियां कहते हैं। और ये पेशियां होती हैं वो अशाखित होती हैं, यानी इनकी पेशियों की पेशी कोशिका होती हैं वह पेशी कोशिका किस प्रकार की होगी, ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान क्या रखना है कि इनकी पेशी कोशिका होती हैं वह अशाखित होती हैं, और आप ध्यान दीजिए तर्कु रूपी होती हैं, यानी इनके अंदर कोशिका होगी वो किस प्रकार की होगी, तर्कु रूपी होती हैं, अर्थात बीच में से चौड़ी और पार्श्व में किनारों की ओर जो होती है वह कैसी होती है, पतली होती हैं, एवं एक केंद्र की होती है। इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, एक होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक केंद्र की कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इनके बाहर की ओर जो आवरण उपस्थित होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इनके बाहर की ओर आवरण उपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, और इसके अंदर का उपस्थित जो पदार्थ होता है, जो द्रव भरा होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर का द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और सार्कोप्लाज्म होता है उसी के अंदर आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है पूरी लंबाई के अंदर जो तंतु उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आप पेशी तंतु को कहा जाता है। इनके अंदर आपको जानते हैं पूरी लंबाई में क्या उपस्थित होते हैं, पेशी तंतु को उपस्थित होते हैं। पेशी तंतु क्या, जिसे हम इसे क्या कहेंगे, मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो पेशी तंतु क्या मायोफाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं, और ये पेशी तंतु क्या मायोफाइब्रिल्स होते हैं, यही अरेखित पेशियों की क्रियात्मक इकाई होती हैं। अरेखित पेशियों की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अरेखित पेशियों की क्रियात्मक इकाई होती है पेशी तंतु या मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जो कि इनके सार्कोप्लाज्म के अंदर पूरी लंबाई में उपस्थित होती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। इनमें केंद्रकों की संख्या एक होगी, तर्करूपी होती है, अशाखित प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। और इनके अंदर जो पेशी तंतु होते हैं ये पेशी तंतु एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये जो तंतु होते हैं वो कौन से प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, तो ये एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन होते हैं जिनके द्वारा इनका निर्माण होता है। तो पेशी तंतु होंगे, इनका निर्माण एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन से मिलकर के होता है। अब तीसरे प्रकार की पेशियां हमें ध्यान रखनी है, और वो कौन सी पेशियां हैं, हृदय पेशियां। हृदय पेशियां होती हैं उनका आपको ध्यान कई विशेष प्रकार की पेशियां उपस्थित होती हैं जो कि केवल हृदय में ही उपस्थित होती हैं। इस कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, हृदय पेशियां कहते हैं। हृदय पेशियां होती हैं इनके अंदर मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, इस कारण से ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा पर्याप्त बनी रहती है। इस कारण से ये पेशियां कभी भी थकती नहीं है, हमेशा लगातार संकुचन करती रहती हैं। जबकि ऐच्छिक पेशियां होती हैं या कंकाली पेशियां होती हैं वह कुछ समय कार्य करने के बाद में थकान महसूस होती है। हम जब भी काम करते हैं या लंबे दूरी तक चलते हैं तो उसके बाद में हमें थकान महसूस होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये पेशियां होती हैं, इन पेशियों में आपको ध्यान रखना है ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण से और ऑक्सीजन की कम उपलब्धता होने के कारण से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो सकता है, जिसके कारण से पेशियों में दर्द महसूस होता है और ये पेशियां कुछ कार्य करने के बाद में थक जाती हैं। जबकि हृदय की पेशियां होती हैं उसके अंदर मायोग्लोबिन उपस्थित होता है और मायोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण से ये थकती नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा इनमें पर्याप्त बनी रहती है। हृदय पेशियां होगी ये किस प्रकार की होती है, इस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, तो किस प्रकार की हो जाएगी, अनैच्छिक होती हैं। परंतु इस पर आपको ध्यान रखना है हल्के एवं गहरे रंग और पट्टियां उपस्थित होने के कारण से किस प्रकार की रेखित होती हैं। तो ये अनैच्छिक भी होती हैं और किस प्रकार की होती हैं, रेखित होती हैं, एवं आपको ध्यान रखना है शाखित होती है। इंपॉर्टेंट लक्षण है, कई बार सवाल इनसे बन जाता है सीधा ही, हृदय पेशियों की इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो हृदय की पेशियां होती है अनैच्छिक होती हैं, इसकी इच्छा पर हमारी इच्छा पर इसका नियंत्रण नहीं होता है। इसका नियंत्रण किया जाता है वह हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा कुछ हद तक किया जाता है, परंतु हमारी जो इच्छा का नियंत्रण वो इस पर नहीं होता है। फिर इसके बाद में ये रेखित प्रकार की होती हैं, इस पर बैंड उपस्थित और शाखित प्रकार की होती हैं। और आप ध्यान दीजिए इनमें जगह जगह अंतर्विष्ट बिंब पाए जाते हैं। आप ध्यान दीजिए अंतर्विष्ट क्या पाए जाते हैं, बिंब पाए जाते हैं, और अंतर्विष्ट बिंब उपस्थित होने के कारण से ये कई शाखाओं कई भागों में बंट जाती हैं, कई खंडों में बंट जाती हैं। अंतर्विष्ट बिंब उपस्थित होते हैं जिसके कारण से ये कई छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती हैं और इसके प्रत्येक खंड में एक केंद्रक उपस्थित होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि इनके अंदर आप क्या ध्यान रखें, अंतर्विष्ट बिंब पाए जाते हैं जिसके कारण से ये कई खंडों में बन जाती है और इसके प्रत्येक
खंड में एक केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। वो कौन सी पेशियों की विशेषता ध्यान रखनी है? हृदय पेशियाँ अनैच्छिक, रेखित एवं शाखित प्रकार की होती हैं। इन पेशियों में कई अंतर्वष्ट बिंब पाए जाते हैं, जिसके कारण से कई छोटे छोटे खंडों में बंट जाती हैं। प्रत्येक खंड के अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है और प्रत्येक खंड होता है वो एक कोशिका की भांति दिखाई देते हैं। इस प्रकार की पेशियाँ होती हैं, उन्हें हम हृदय पेशियाँ कहते हैं। हृदय पेशियाँ होती हैं वे थकान नहीं महसूस करती हैं, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये इस प्रकार से थी 3 प्रकार की पेशियाँ। पहली आपको ध्यान रखना है रेखित ऐच्छिक या कंकाली पेशियाँ, दूसरी अनैच्छिक अकंकाली अरेखित या चिकनी पेशियाँ, और तीसरी हमें ध्यान रखते हैं हृदय पेशियाँ या कार्डियक मसल्स। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की पेशियाँ मिलकर के और मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक होती हैं। अगली क्लास के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेखित ऐच्छिक या कंकाली पेशियाँ। इसी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इनकी आंतरिक संरचना और प्रकार्यात्मक संरचना किस प्रकार से होती है, इनकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है और यह किस प्रकार से गति में सहायक होती हैं। तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस प्रकार से आपकी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली क्लास में नेक्स्ट नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।